इसके नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि स्टैटिकल हमने ऊष्मागति की प्रायिकता के बारे में देखा था, उसका हमने डेरिवेशन डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एकल परमाणु आदर्श गैस। हेडिंग डाल लीजिए एकल परमाणु आदर्श गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, आपकी स्टैटिकल फिजिक्स की यूनिट 3 चल रही है, इसमें हम पढ़ेंगे एकल परमाणु आदर्श गैस। यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना क्या है कि किसी एकल परमाणु आदर्श गैस के लिए उसकी एंट्रोपी का मान कितना आएगा या कोई अन्य एनर्जी कितनी आएगी, या उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। इसके हिसाब से अब हम स्टैटिकल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उसमें अगर हम किसी एच आयतन में देखते हैं तो कुल वो आयतन कितना है, इसमें भी हमने गैस मान रखी है, उसमें कुल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसमें देखो आयतन V के कोई भी V हमने मान लो सपोज करो एक हमने कोई भी ये ले लिया कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने कोई सी भी गैस डाल रखी है जिसमें उसके पार्टिकल्स कितने, कोई भी n पार्टिकल्स हम ले लेते हैं। इस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा V, जो हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। स्थूल निकाय को हम इस तरीके से देखते हैं, सूक्ष्म उसके अंदर की बात बाद में करेंगे, तो इनिशियली हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे आयतन V के एक अक्ष में, आयतन V के एक अक्ष में किसी एक परमाणु गैस पर, किसी एक परमाणु गैस जिसमें कैपिटल N अणुओं की संख्या है, जिसमें कैपिटल N अणुओं की संख्या है, तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। यहाँ पे हर एक पार्टिकल खुद को किसे रिप्रेजेंट करेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बात किसकी होगी, किसी कला निर्देशांक फेज स्पेस की बात होगी, ठीक है। मतलब इसमें वो अपनी पोजीशन, उसके कोऑर्डिनेट क्या है और उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या है, उसके स्थिति निर्देशांक और संवेग निर्देशांक दोनों ज्ञात है, ठीक है। तो इसमें लिखिए फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से लिखिए प्रत्येक अणु अपने निर्देशांक, स्थिति निर्देशांक x y z, प्रत्येक अणु अपने स्थिति निर्देशांक x y z तथा संवेग निर्देशांक, संवेग निर्देशांक क्या हो जाएंगे px py व pz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक अणु की ऊर्जा, अब टोटल एनर्जी की बात करें E, एक अणु की ऊर्जा कैपिटल E उसकी स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग है। उसकी जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो और काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का टोटल है हमारे पास एनर्जी E, उसकी स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग है, का योग है। कला निर्देशाकाश की, किसी फेज स्पेस में कला निर्देशाकाश की सब कोशिकाओं में पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि सभी कला निर्देशाकाश में सब कोशिकाओं की स्थितिज ऊर्जा अचर रहती है, सभी कोशिकाओं की स्थितिज ऊर्जा अचर रहती है, जिसे शून्य मान सकते हैं। ऑलमोस्ट हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सारे पार्टिकल किसके, किसी न किसी गैस के हैं, और
और गैस के पार्टिकल्स के लिए हमें पता है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि वो रेस्ट में होते ही नहीं है, वो ऑलवेज क्या करते हैं, हमेशा ही मोशन की कंडीशन में होते हैं, इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ऑलमोस्ट जीरो। तो हम कहते हैं कि जिसे शून्य मान सकते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट आंसर लिखिए, उन कोशिकाओं में कॉमा जिनके लिए स्थिति निर्देशांक कौन से लिए हमने इसके एक्स वाई और जेड, जिनके लिए स्थिति निर्देशांक एक्स वाई और जेड किसी कक्ष के बाहर स्थित होते हैं, एक्स वाई व जेड कक्ष के बाहर होते हैं, स्थितिज ऊर्जा अनंत होती है। स्थितिज ऊर्जा अनंत होती है, मतलब बाकी के लिए जीरो होगी, और जिनके लिए उनके निर्देशांक एक्स वाई जेड उनके कक्ष के बाहर होंगे, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। स्थितिज ऊर्जा अनंत होती है। ऐसी सब कोशिकाओं में E इक्वल टू कितना हो रहा है, इन्फिनिटी। E इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक्सपोनेंशियल जो हमने कल निकाला था प्रोबेबिलिटी में, तो एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन के टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो, ठीक है। E बराबर इन्फिनिटी तथा एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन के टी इक्वल टू जीरो होता है। फुल स्टॉप। ऐसी कोशिकाओं में अणुओं की संख्या शून्य होती है। ऐसी कोशिकाओं में अणुओं की संख्या शून्य होती है तथा ये कोशिकाएं वितरण फलन में कोई योगदान नहीं देती है। वितरण फलन में कोई योगदान नहीं देती है। वितरण फलन में कोई योगदान नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की किसी स्पेशल कोशिका के लिए, जो हमने उसमें देखा था कि कोई भी फेज स्पेस होता है उसमें क्या होती है, अलग अलग कोशिकाएं, जो हमने एक तरीके से उसका आयतन अल्पांश लिया था, ठीक है ना, कि कोई एक आयतन है और उसके हमने आयतन अल्पांश लिए थे, जिनके निर्देशांक हमने क्या बताए थे, dx dy dz और dpx dpy dpz के बराबर, ठीक है ना। तो वो जो कोशिकाओं की हम बात करें, उन कोशिकाओं के लिए पहले तो हमने कंडीशन बताई है कि इनमें कुल अणुओं की संख्या शून्य हो जाएगी, टोटल एनर्जी इनकी ए होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और इसके बेस पे अगर हम एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी निकालें तो उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्हीं कोशिकाओं में से कोई आयवा कण अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अंदर शून्य होती है, अगर इसके बाहर ही कोई कण स्थित है और जिसमें से हम किसी आयवे कण की बात करें, तो वहाँ पे देखिए मान हमारे पास क्या आएगा, तो लिखिए नेक्स्ट फुल स्टॉप लगा करके नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, कोशिका के किसी आयवे कण के लिए, कोशिका के किसी आयवे कण के लिए, जिनके संवेग निर्देशांक क्या हो जाएंगे इस आयवे कण के, px py व pz है। संवेग निर्देशांक px py व pz है, ठीक है। तो इनके लिए अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें कि आयवे कण के लिए जिनके संवेग निर्देशांक px py व pz है, गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी,
स्क्वायर अपॉन 2m के टर्म पे हम इसको देख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2m कॉमन ले लिया हमने, और तीनों के रेस्पेक्ट में हम क्या लिख देंगे इसको px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो, ठीक है। या इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखे आइवेकरण के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2m pi स्क्वायर, ठीक है। तीनों निर्देशांक उस आइवेकरण की तो है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी 1/2m इंटू pi स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एनर्जी E बराबर तो क्या लिख दें इन कणों के लिए, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एनर्जी ई आई, इस आइवेकरण की एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई pi स्क्वायर अपॉन 2m, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे। एनर्जी का मान कितना आ गया pi स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या निकाला था उस दिन, संवितरण फलन का मान निकाला था। संवितरण फलन हमने किसको कहा था z बराबर किसके बराबर हमने बताया था एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ रहा था, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई के टर्म पे आ रही थी वैल्यू, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। तो हम यहाँ से संवितरण फलन क्या लिखेंगे ई आई का मान वहां रख देंगे, संवितरण फलन z बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, समेशन ले लेते हैं हम, एक्सपोनेंशियल क्या था बीटा इंटू ई आई के बराबर होता था। अगर हम यहाँ बीटा की वैल्यू रख देते हैं, बीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/kt होती है, देखो यहाँ पे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं माइनस बीटा ई आई, ये होता है हमारे पास संवितरण फलन z बराबर, ठीक है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू होती है 1/kt और ई आई की वैल्यू ये रख दो, आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m/kt, पी आई स्क्वायर अपॉन 2m/kt, इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। संवितरण फलन का मान कितना आ गया पी आई स्क्वायर अपॉन 2m/kt, क्लियर है। इतना यहाँ से संवितरण फलन का मान आया। अब ये तो हमने किसी कोष्ठिका के लिए बात की, ठीक है। अब अगर हम कोष्ठिका का कुल अगर हम आयतन लेते हैं कि कला निर्देशाकाश में उस कोष्ठिका का आयतन कितना होगा, तो आयतन हमने उस दिन भी देखा था कि इसमें 6 भागों में विभाजित होता है, हमने देखा था। h को हमने उसका आयतन कहा था, h बराबर हमने d टॉ के फॉर्म में भी निकाला था, और h की टोटल वैल्यू क्या होती थी dx dy dz इंटू dpx dpy dpz। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था जब हमने कला निर्देशाकाश की बात की थी, तो उसके कुल आयतन के बराबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट एरो डाल करके लिखेंगे, नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए कला निर्देशाकाश को समान आयतन h बराबर, आयतन h बराबर क्या हो जाएगा dx dy dz इंटू dpx dpy dpz में विभाजित करने पर, समान आयतन h बराबर dx dy dz dpx dpy dpz में विभाजित करके समीकरण दो को ये जो हमने z वाली जो हमारे पास समीकरण 2 आई है, ठीक है, समीकरण 2 को 6 अवकलों के गुणनफल से गुणा करके, ये जो 6 अवकल है ये सारे d के टर्म में अवकलन है, तो समीकरण 2 को 6 अवकलों के गुणनफल से गुणा करके h से विभाजित करेंगे, h से विभाजित करने पर समीकरण 2 को इन 6 अवकलों के गुणनफल से गुणा करके और h से विभाजित करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z बराबर क्या है हमारे पास अभी समेशन एक्सपोनेंशियल। अब देखो इस वैल्यू का तो कुछ भी रोल नहीं है h के टर्म पे, तो हम क्या कर रहे हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन 6 से। अब मल्टीप्लाई करके इसको हमें हटाना भी तो पड़ेगा, आप ऐसे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए हटाने के लिए हम सेम h से डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर है, डिवाइड करने का मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी वैल्यू है जैसे मान लो z है,
इसको अगर मैं p से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ इस कंडीशन में, क्यों p से p कैंसिल हो जाएगा तो हमें z एज इट इज फॉर्म में मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कर सकते हो, किसी कोई बिल्कुल अलग क्वांटिटी से ही आप कर रहे हो। तो अब z का इस टर्म में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन हम इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस मल्टीप्लाई को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें h से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो h से डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये सारे के सारे आपके क्या है, अवकल हैं, तो ये जितनी बार अवकलन होंगे उतनी बार ही इसका क्या हो जाएगा, समाकलन भी हो जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m kt। ये वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज है, इंटू हम ले लेंगे dx dy dz dpx dpy dpz, क्लियर है, इंटू 1/h। ऐसे डिवाइड और इन 6 अवकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये प्रत्येक अवकल है तो इन सब के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, बराबर 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक के रेस्पेक्ट में समाकलन इतनी बार हो जाएगा। इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m kt इंटू dx dy dz dpx dpy dpz। लिख लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से हमने ये इनको डिवाइड कर दिया z का मान। अब हम क्या करें, प्रत्येक का इन 6 का ही तो समाकलन का निशान है, तो प्रत्येक समाकलन को हम अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है? और p है तो p का हमने स्टार्टिंग में पी आई हमारे पास कहाँ से आया था, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तीनों को कंबाइन करके हमने पी आई लिखा था। स्टार्टिंग में जब हमने एनर्जी का मान लिखा था पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो हमने क्या किया था, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी जेड स्क्वायर 2m, उनको कंबाइन करके हमने लिख दिया था पी आई स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम आई को फिर से एक्स वाई जेड में डिवाइड करते हैं, मतलब इन सारे अवकलन को समाकलन को अलग अलग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सभी समाकलनों को पृथक करने पर अलग अलग करते हैं। ठीक है? पृथक करने पर क्या वैल्यू मिलेगी हमें, z बराबर 1/h एज इट इज है। एक इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो हम किसका लें, dx dy और dz का। ठीक है, dx dy dz, तो इन तीनों के ही आ जाएंगे हमारे पास 3 इंटीग्रेशन dx dy और dz। क्लियर है? इन तीनों का हमने एक साथ क्यों कर दिया, इंटीग्रेशन के साइन तीनों के लिए अलग अलग है, लेकिन हो जाएगा तीनों का एक साथ। क्यों? क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में हमारे पास अलग से कोई और वैल्यू है भी नहीं जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों अकेले ही हैं, इनको इस तरीके से लिख दिया। अब क्या बच गया, एक हमने ले लिया, एक इंटीग्रेशन अब हम पहले लेते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई को हम चेंज कर देंगे, तो पहले पी एक्स के टर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt। ठीक है, इंटू में यहाँ से क्या कर दें हम डी पी एक्स, ये हो गया। इसी तरीके से y में और z में भी, तो y में हम क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m kt। ठीक है, इंटू में डी पी वाई, और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर, ये जेड है, ठीक है ना, पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m kt इंटू डी पी जेड। क्लियर है? हमने क्या किया, इन 6 समाकलनों को अलग अलग करके देख लिया। लिमिट की बात करें तो आपको पता है कि इन सब की लिमिट कितनी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम मान सकते हैं, तो सब पे लिमिट लगा दो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की। तो ये तो कहीं तक भी गति कर सकते हैं, गैस के अणु है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में सबके लिए हमने इंटीग्रल लगा दिया। नोट कर लो। अब देखो, आपको ये मान ध्यान रखना पड़ेगा, या तो अगर आपको समझ में नहीं है तो आप लोग चाहो तो खुद से रफ में सॉल्व करके देख लो, और वैसे आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं इन चीज़ों में। ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। क्या, ये जो हर एक इंटीग्रेशन है
यहाँ पे क्या होता है एक्सपोनेंशियल, ये पी एक्स की टर्म में एक तरह से एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन में 2m/t। 2m/t तो आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ ही जाएगा और आपको e की पावर एक तरह से एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आपको समाकलन करना है। तो इन सब के समाकलन की वैल्यू जो है वो सेम ही आएंगी। क्या वैल्यू आएगी वो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है। आपको खुद को भी रफ में कोई करके देखने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू का आप चाहो डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि इस इक्वेशन में इससे आगे एक और डेरिवेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हमारे पास इसी डायरेक्ट वैल्यू यूज में आएगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं कैसे आया तो आप खुद से रफ कॉपी में करके देख सकते हो, बहुत इजी सा इंटीग्रेशन है e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज में। तो इतना आपको वैसे भी आता होगा और ज़्यादा आपको भी करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो, क्लियर है ये बात। दूसरी चीज़ हम यहाँ देखते हैं डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्या शो कर रहा है आपको, किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लिकेशन है और तीनों का समाकलन है पूरी लिमिट के लिए, मतलब क्या है एक तरीके से आयतन। आयतन v को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, किसी भी चीज है, कोई मान लो अगर हमें q भी ले रहे हैं जिसकी हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे दी, x दे दी, y दे दी और z दे दी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो क्या इसका आयतन ही तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और समाकलन है ही। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन dx dy dz, क्या है आयतन v, आयतन v को प्रदर्शित करता है। v आयतन को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्लियर है। और दूसरा वाला जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये जो एकल समाकल हम इनको कह सकते हैं, ये जो एकल समाकल है इसमें से प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या लेंगे, इन एकल समाकलों का, एकल समाकल ये जो सिंगल सिंगल है, एकल समाकलनों का मान, समाकलनों में से प्रत्येक का मान, प्रत्येक का मान कितना होता है 2 पाई m के t पावर 1/2, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, अगर किसी को ज़्यादा लग रहा हो कहाँ से वैल्यू है तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, बहुत इजी सा इंटीग्रेशन है, हर एक की वैल्यू सेम वही आएगी। पी एक्स पी वाई पी जेड चेंज हो रहा है, बाकी कांस्टेंट वैल्यू तो सब में सेम ही है, तो प्रत्येक की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 पाई m के t की पावर 1/2, क्लियर है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से हमें z बराबर क्या मिल जाएगा 1/h एज इट इज यही, इंटू में हमारे पास एक तो इन तीनों का मल्टीपल हो गया v और इंटू में, अब ये 2 पाई m के t की पावर 1/2 1/2 और 1/2, तो कुल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, मतलब 2 पाई m के t पावर 3/2 तीनों के लिए। यह हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल z का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से इतना नोट कर लो, इसको आप कोई समीकरण का नाम दे देना, समीकरण 3 नाम दे देना, ठीक है, समीकरण 3। v को या तो हम यहाँ बाहर लिख देते हैं, ये v/h 2 पाई m के t की पावर 3/2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या बात करें, अणुओं की संख्या की बात करें। हम तो भी अणु मान करके चल रहे हैं कि किसी भी कोष्टिका में क्या है, कोई भी IV कोष्टिका है तो उसमें कुल अणुओं की संख्या हमारे पास कितनी है, ये मान हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अणुओं की कोष्टिका का मान कहाँ से निकालेंगे, तो देखो हमने प्रायिकता पढ़ी थी, देखो हम क्या बोले, किसी कोष्टिका में, किसी IV कोष्टिका में, किसी IV कोष्टिका में अणुओं की संख्या, किसी IV कोष्टिका में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या भी आपके पास कितनी हो जाएगी, IV कोष्टिका है तो Ni हो जाएगी अणुओं की संख्या, कुल अणु हमने N लिए थे, IV कोष्टिका के लिए Ni मान हो जाएगा, ठीक है। अब ये Ni मान हमारे पास कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले कल जैसे हमने प्रायिकता निकाली थी, तो प्रायिकता का हमने फॉर्मूला क्या यूज में लिया था, P बराबर Ni/N था, P बराबर क्या था Ni/N, IV कणों की संख्या और बटे में कुल कणों की संख्या, यही था। और हमारे पास प्रायिकता का मान फाइनल क्या आया था, e की पावर माइनस बीटा ei अपॉन z, z का मतलब क्या था समेशन e की पावर माइनस बीटा ei, यही आया था हमारे पास प्रोबेबिलिटी का मान, क्लियर है।
तो यहाँ से अगर हम किसका ni का मान निकालें, ठीक है, यहाँ से ni का मान बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये हमने प्रायिकता का मान तो यहाँ से लिख लेना, क्या है प्रायिकता p, प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू हमने निकाला था ni अपॉन n से, जो कि प्रोबेबिलिटी का फाइनल रिजल्ट आया था हमारे पास ये। तो यहाँ से आपके पास ni बराबर क्या आ जाएगा, n अपॉन z इंटू e की पावर माइनस बीटा ei। इक्वेशन नंबर 4, ये वैल्यू निकल जाएगी n अपॉन z इंटू e की पावर माइनस बीटा ei। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पर ये z की वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। हम समीकरण 4 में z का मान रखने पर क्या वैल्यू आ जाएगा, ni बराबर n अपॉन z की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, h अपॉन b, h अपॉन b अपॉन h 2 पाई m के t पावर 3/2 इंटू में ये ऐसी चीज आ जाएगा e की पावर माइनस बीटा ei। क्लियर है, h आपके पास ऊपर चला जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू एच अपॉन बी e की पावर माइनस बीटा ei। ठीक है, अपॉन में 2 पाई m के t की पावर 3/2 के बराबर। हम चाहें तो उसको भी ऊपर लेकर के जा सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, इंटू में 2 पाई m के t पावर 3/2 पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3/2। इक्वेशन नंबर 5। ni किसी भी आईवी कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या। तो ये किसी एक आईवी कोष्ठिका में आया। अब हमने किसी एक कोष्ठिका को किसमें 6 अलग अलग आयतन अल्पांशों में विभाजित किया था, तो हम फिर उन 6 अलग अलग आयतन अल्पांशों के लिए अगर हम इस मान को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें कितना नोट कर दिया, इक्वेशन 5 लिखो। यदि इस कोष्ठिका I को एक आयतन अल्पांश के रूप में माने, तो इस आयतन अल्पांश में अणुओं की संख्या, कितनी हो जाएगी, D6n टोटल, जो हमने 6 इसके अलग अलग डायरेक्शन ले लिए उन सब के लिए वैल्यू हो जाएगी D6n के बराबर। अगर हम प्रत्येक को अलग अलग क्या मान लें, किसी आयतन अल्पांश के अकॉर्डिंग मान लें कि इसके छोटे छोटे आयतन है, तो एक आयतन किस में विभाजित हो रहा है, कुल 6 में। 3 तो इसके पोजीशन के निर्देशांक है और 3 इसके मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, n अपॉन बी 2 पाई m के टी पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस बीटा ei, और h की वैल्यू हम फिर से यहाँ रख देते हैं। तो h बराबर क्या था, dx dy dz इंटू dpx dpy और dpz। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना h का मान रखने पर। h की वैल्यू यहाँ से फिर से हमने पुट करके इसको आपको इक्वेशन नंबर 6 दे लो, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से हम क्या करें, फिर से हम इनके इंटीग्रल की बात करें कि फिर अगर हम इनका dpx dpy और dpz इनका इंटीग्रल करें तो हमारे पास वैल्यू वापस क्या मिल जाएगी, 2 पाई m के t की पावर 3/2। एक और वैल्यू आ जाएगी, पाई क्या होता है, पाई इन सबका मल्टीप्लाई होता है, जो हमने पहले भी देखा था। तो पाई यहाँ पे जैसे p की वैल्यू जो भी है p1 p2 p3 उन सबकी मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, हम क्या बोले यहाँ पर कि जैसे कि हमने ये किसी भी 6 आयतन अल्पांशों के लिए कुल अणुओं की संख्या ली थी। अब यहाँ पे हम वापस से dpx dpy और dpz इन तीनों के रेस्पेक्ट में
फिर से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम ये लिखते हैं डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड के सापेक्ष समाकलन करने पर सेम रिजल्ट आएगा। पी वाले टर्म्स के लिए क्या था, तभी तो ये वैल्यू आई थी, dx dy dz के लिए तो वॉल्यूम भी आ गया था, पी वालों के लिए वैल्यू तो वापस से सेम वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये हमारा बन जाएगा d6n इक्वल टू n अपॉन b 2 पाई m के t पावर -3/2, और वो वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, 2 पाई m के t पावर 3/2 e की पावर माइनस बीटा ये, और यहाँ से क्या बच जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड एज इट इज, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। और यहाँ से आपका -3/2 और प्लस का 3/2 कैंसिल हो जाएगा, नोट कर लो। यहाँ पे चाहो तो आप नीचे लिख ही लेना, यहाँ पाई क्या है, यहाँ पाई, इस इक्वेशन इस डेरिवेशन में भी पाई का वैल्यू वही है, ठीक है। पाई बराबर क्या है, जो अलग अलग संवेग के मान है p1 p2 p3 डॉट 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 पी आई तक हम गए हैं, तो इन पी आई इन सब के क्या गुणनफल का मान है, कि गुणनफल का मान, गुणनफल को हमने पहले कहा था पाई से प्रदर्शित करते हैं, गुणनफल का मान। करिए नोट, यहाँ से फाइनल हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी क्यूब सॉरी d6n की वैल्यू, d6n इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू ओनली बचेगी हमारे पास n अपॉन v इंटू ई रेज टू माइनस बीटा ई आई इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड के बराबर, डी एक्स डी वाई इंटू में डी जेड। ये वैल्यू यहाँ पे हम चाहें तो वापस इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, d6n अपॉन dx dy dz को हम इधर ले आए तो बराबर वैल्यू क्या मिल जाएगी, n अपॉन v e की पावर माइनस बीटा, और ये इसको फिर हम उस फॉर्म में लिख लें तो माइनस वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये स्क्वायर अपॉन 2m के टी, ये स्क्वायर अपॉन 2m के टी, इक्वेशन नंबर 7। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रत्येकांक आयतन में, क्योंकि dx dy dz का यहाँ पे आयतन है, तो ये हमारे पास एक प्रकार से प्रत्येकांक आयतन में आ गई अणुओं की संख्या। देखो इसमें यहाँ पे हमने क्या किया है, इनके सापेक्ष समाकलन कर दिया, तो समाकलन में हमारे पास ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी ना, इसके रेस्पेक्ट में हमें डी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो वही सिंगल समाकलन ही तो किया, ये वैल्यू है माइनस बीटा ही आई है, आप लोगों ने से किया, आपने भी गलत कर दिया, वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m के टी, ये वैल्यू तो आएगी, इसी में तो हर एक को पी एक्स स्क्वायर तो इंटू में डी पी एक्स लेंगे, पी वाई स्क्वायर इंटू में डी पी वाई पी जेड स्क्वायर डी पी जेड, तभी तो प्रत्येक के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई m के टी की पावर 1/2 1/2, तभी तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 3/2, इसका मतलब ये वैल्यू हट जाएगी यहाँ से, ये थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास ये रिजल्ट ओनली इसके बराबर बच जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर, डी एक्स डी वाई इंटू में डी जेड के बराबर, क्लियर है। अब यहाँ पे एक तरीके से ये भी क्या है, वॉल्यूम ही है, और
ये भी वॉल्यूम है, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब हमें ओनली D6n बराबर कितना मिल जाएगा, n के बराबर, मतलब 6 आयतन अल्पांशों में जो अणुओं की संख्या है वो वही कुल अणुओं की संख्या के बराबर है। इसलिए लिखो अर्थात सामान्य आकाश के प्रत्येक आयतन में अणुओं की संख्या अचर होती है। तथा अणुओं की कुल संख्या कैपिटल N को कुल आयतन कैपिटल V से विभाजित करने पर, ये कुल संख्या कैपिटल N को कुल आयतन कैपिटल V से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पता चल गया कि किसी एकल कोश के नाम में अणुओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इनका वेगों का बंटन किस प्रकार से होगा। ठीक है, कोई एकल परमाणु गैस है तो इनका वेगों का बंटन किस प्रकार होगा, तो उसके लिए हम लिखते हैं, लिखो इसमें नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, वेग आकाश में बंटन ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 का x, y और z के सापेक्ष समाकलन करते हैं। समीकरण 6 का x, y और z के सापेक्ष समाकलन करते हैं। क्लियर है। जब हमें अणुओं की संख्या निकालनी थी तो हमें इसी इक्वेशन का हमने dpx, dpy और dpz के रेस्पेक्ट में किया, तो हमें अणुओं की संख्या की वैल्यू मिलती। अब हमें इसका वेग बंटन ज्ञात करना है, तो हम इसी इक्वेशन को dx, dy, dz के रूप में समाकलन करें, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमें d6n बराबर n/v इंटू में ये एज इट इज आ जाएगा 2 m/kT पावर -3/2 e की पावर -t² (2m/kT) इंटू dpx, dpy एंड dpz, और dx, dy, dz का समाकलन कितना हो जाएगा, फिर से v के बराबर इंटू में v वॉल्यूम। ठीक है, तो इस v से ये v हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, ओनली ये इक्वल टू n। अब यहाँ पे हमारे पास इन तीनों के रेस्पेक्ट में समाकलन, तो नेक्स्ट क्या मिल गया हमारे पास, ओनली d3n। तीन इंटीग्रेशन तो इसमें से हमने कर दी है, तीनों में से dx, dy, dz कैंसिल हो गया, वॉल्यूम मिल गया, तो d3n इक्वल टू n इंटू 2 m/kT पावर -3/2 e की पावर -pi² (2m/kT) इंटू dpx, dpy एंड dpz। ये हमें फाइनल वैल्यू किसकी मिल जाएगी, d3n की, dpx, dpy और dpz की। क्लियर है। यहाँ से p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम के बराबर है, और मोमेंटम p बराबर क्या होता है, mv के बराबर, क्योंकि अब हमें वेग में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वेग की वैल्यू चाहिए संवेग से, तो उसको हम m इंटू वी के रूप में हम स्प्लिट करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि p इक्वल्स टू mv v के रूप में। अब जैसे px क्या है, x दिशा में संवेग की वैल्यू है, y दिशा में संवेग, z दिशा में संवेग, तो इसके सापेक्ष जो वेग की वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, x दिशा में वेग vx, vy और vz के टर्म में, जबकि m का मान कैसा होगा, m का मान कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप ये वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, p का मान रखने पर, p बराबर mv रखने पर d3n इक्वल टू n इंटू 2 m/kT
पावर -3/2 e की पावर -pi² अपॉन 2m kT। इनकी वैल्यू रख देनी है यहाँ से, तो m इंटू m तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो आगे हमें क्या मिल जाएगा m³, ठीक है। और इंटू में ये बच जाएगा vx v/vz, तो dvx dvy और dvz। अब ये हमारा तीनों डायरेक्शन में क्या आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो dvx dvy और dz के टर्म में वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पर भी हम रख देंगे, p का मान क्या है, m² v² हो जाएगा, यहाँ p² की वजह से m² v² हो जाएगा, m से m कैंसिल। यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, n इंटू में। अब यहाँ देखो वैल्यू क्या है हमारे पास, एक तरह से m³ और इसको अगर हम नीचे लेके जाएं तो अपॉन 2 m kT की पावर 3/2, क्लियर है। e की पावर -mv² अपॉन 2 kT इंटू dvx dvy एंड dvz, क्लियर है। यहाँ पे m³ को अगर हम इसके अंदर लेते हैं तो दोनों को कंबाइन करके हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m अपॉन 2 kT। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू m अपॉन 2 kT पावर 3/2 हो जाएगी। इसकी तो कंबाइंड पावर 3/2 हो जाएगी और अंदर ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 kT की पावर 3/2। साथ में क्या बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल -mv² अपॉन 2 kT इंटू dvx dvy एंड dvz। नोट कर लो, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, dqn। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक प्रकार से वेगों का बंटन आ गया, किसमें, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। ये वेग के बंटन के सापेक्ष अणुओं की संख्या dqn कितनी आ गई, dvx dvy और dvz पर डिपेंड करेगी। और पहले जो हमने वेगों का बंटन पढ़ा था कुछ उसके जैसी वैल्यू आ रही है, m अपॉन 2 kT पावर 3/2 इंटू दिस और dvx के टर्म में, ठीक है। तो वैल्यू कम्प्लीटली किस फॉर्म में आ गई हमारे पास, v के फॉर्म में। नोट कर लो, तो आपका होता है किसी एकल परमाणु गैस के लिए, एक तो हमने देखा अणुओं का बंटन किस प्रकार से, कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, और दूसरा वेगों का बंटन किस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें हम चाहें तो हम इसमें आगे एंट्रोपी या फिर टोटल एनर्जी कितनी है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा आपकी यूजफुल नहीं है, इसलिए उस वैल्यू को हम रहने देते हैं। ताकि दूसरा हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी है इक्वेशन, आप लोग इसको एक बार उसे और रफ में ट्राई करके देखना, वैसे इजी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा अंदर डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही छोड़ दो ऑनली इक्वेशन को, ठीक है। इसमें आपसे ज़्यादा पूछते हैं तो यही पूछेंगे कि जैसे किसी एकल परमाणु आदर्श गैस के लिए उसके वेगों का बंटन किस प्रकार से किया जाता है या उसके अणुओं का बंटन किस प्रकार होता है। तो आपको ये वाली वैल्यू और दूसरा हमने क्या निकाला था, जो कणों की संख्या निकाली थी हमने, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है, बैरोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं वायु दाब समीकरण।
वायुदाब समीकरण या बैरोमेट्रिक इक्वेशन। बैरोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, वायुदाब समीकरण। अभी जो हमने डेरिवेशन किया बिल्कुल सेम इसकी तरीके से ही होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वायुदाब निकालना है। वायुदाब किसका निकाले? सिंपल सी बात है, जैसे कोई बेलन है जिसमें हमारे पास कोई वायु, जैसे हम क्या देते हैं, कोई सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर में जैसे अंदर वायु भरी होती है तो उस पर तो हम दाब देखते हैं कि वायु का दाब कितना है उस पर, ठीक है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले उसके लिए जैसे हमने मान लिया ये कोई हमने सिलेंडर ले लिया, क्लियर है। सिंपल सा हमने सिलेंडर ले लिया जिसका हमें कोई भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना बता दिया, ए है, ठीक है। इसके सापेक्ष अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी हाइट कौन से जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगी। मतलब अगर हम इसको किसी कार्तीय निर्देशांक से प्रदर्शित करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन है, ये वाई और ये जेड डायरेक्शन। तो इसकी हाइट किस डायरेक्शन में हो जाएगी, जेड डायरेक्शन के सापेक्ष। बना लो पहले तो इसको, ठीक है। इसमें लिखेंगे माना एक बेलनाकार वायुस्तंभ, अब ये वायुस्तंभ दिया है, इसके अंदर आपको ये मानना है कि इसके अंदर कोई भी गैस जो है वो भरी हुई है, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसका दाब ज्ञात करने के लिए इक्वेशन क्या होती है, किस समीकरण से इसका दाब ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो माना है एक बेलनाकार वायुस्तंभ जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है, तथा निर्देश तंत्र के अनुसार ऊंचाई किस डायरेक्शन में होगी बेलन की, जेड अक्ष में। ऊंचाई कहाँ होगी, जेड अक्ष के सापेक्ष हमने इसकी नॉर्मली ऊंचाई ली, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसके अंदर जो भी कण है। इसके अंदर हमने कोई भी एन कण मान लिए हैं या कुल भी, तो कुल कणों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो अभी इससे लास्ट जो डेरिवेशन पड़ी उसमें भी हमने ये माना था कि कणों की कुल ऊर्जा किसके बराबर थी, उनकी स्थितिज ऊर्जा प्लस उनकी गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर थी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखें वायु स्तंभ में स्थित अणुओं की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर के टर्म में ले हम तो पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है, ठीक है। यहाँ पे h क्या है, हाइट क्या है, z डायरेक्शन में, तो हो जाएगी mgz, समीकरण नंबर 1। पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस mgz किसी आयव्य कण की अगर हम इसको मान लें तो ये हमारे पास हो जाएगा आयव्य कण, ठीक है। तो अणुओं की कुल ऊर्जा की जगह हम ये लिख सकते हैं किसी आयव्य कण की, आयव्य कण की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, E इक्वल टू ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिया था, समीकरण फलन Z, Z बराबर क्या है, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू EI के बराबर। Z का मान किसके बराबर हो गया, एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस बीटा EI, कोई समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। बीटा का मान जहाँ पे क्या है, बीटा बराबर 1/kT है ही वैल्यू, क्लियर है।
अब यहाँ पे अगर हम इसको दोनों वैल्यू डाल करके सॉल्व करते हैं, z का मान हम थोड़ा z में e का मान हम रखते हैं, ठीक है। ये वाला ही अलग नहीं है, इसे आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, इक्वली वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ बीटा बराबर क्या है 1/kt, 1/kt। तो अगर हम ये वैल्यू डालें तो z बराबर क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस ei अपॉन kt। क्लियर है। ei की वैल्यू यहाँ से हम दोनों वैल्यू डाल देते हैं, बराबर में क्या बन जाएगा, समेशन e की पावर माइनस 1/kt इंटू में ei की वैल्यू यहाँ से डाल दो क्या, p² अपॉन 2m प्लस mgz। नोट कर लो, समीकरण नंबर 3 नाम दे देना, समीकरण 3। इतना क्या करें, नेक्स्ट z को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और ब्रैकेट को खोल करके अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। z बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, समेशन e की पावर माइनस p² अपॉन 2m kt माइनस mgz अपॉन 2m kt, सॉरी अपॉन में 2m नहीं, ओनली kt, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान आ गया, z का फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल बीटा पे, ठीक है। समेशन किसी भी i कणों के लिए हो रहा है, कोई भी यहाँ समेशन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, i, कोई भी i कण है उनके लिए कुल समेशन का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके से हमारी समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। इन दोनों को या तो आप अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस ये इंटू में e की पावर माइनस mgz अपॉन kt, इस तरीके से अलग अलग हमने समेशन कर दिया, इसको भी हम किसी समेशन आई के लिए लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास e का मान दोनों पर डिपेंड कर जाएगा। अब हम यहाँ भी सेम करें कि अगर हम क्या मान लें, आई हमारी कोई सी भी कोष्टिका है और इस कोष्टिका को हम बिल्कुल क्या 6 आयतन अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ मान ले हमारे पास कोई भी 6 आयतन अल्पांश है जो कि dx dy dz और dpx dpy dpz को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनके द्वारा कोई अयवा कण क्या होता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि माना कोष्टिका 6 आयतन अल्पांशों से मिलकर बनी है। तब z बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेट कर दो सबके लिए, 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 आयतन अल्पांशों के लिए 6 बार इंटीग्रेट कर दिया हमने नॉर्मली। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस इंटू में हम आयतन 1/h कर देंगे, क्यों इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे उसको हटाने के लिए 1/h है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, समेशन i e की पावर माइनस p² अपॉन 2m kt e की पावर माइनस mgz अपॉन kt इंटू dx dy dz dpx dpy और dpz, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 4 5, 6 आयतन अल्पांशों के लिए। लिखिए क्या लिखेंगे, जहाँ h बराबर क्या है, जहाँ h का भी पूरा वैल्यू हमारे पास यही रहेगा, dx dy dz dpx dpy और dpz, ठीक है। अब हम
नेक्स्ट क्या करें, इन सारे इंटीग्रेशंस को सेम अलग अलग कर लेते हैं। तो z बराबर हमारे पास आ गया 1/h इंटीग्रेशन सॉरी 1/h इंटीग्रेशन dx के लिए, दूसरा dy के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो dz के लिए सिंपली आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू है आपकी dz में, z के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हो रही है, तो दोनों मिला करके क्या आ जाएगा e की पावर माइनस mgz/kt इंटू में dz। ठीक है, बाकी अलग इसको आप अलग अलग करके लिख लो सबके लिए। तो एक तो आपके पास आएगा e की पावर माइनस px² इंटू में dpx, दूसरा e की पावर माइनस py² dpy, और तीसरा e की पावर माइनस pz² अपॉन 2mkt इंटू में dpz। क्लियर है, सबको अलग अलग स्प्लिट कर लो। इसको आपको इक्वेशन नंबर 6 नाम ले दो, नोट कर लो इतना। अब देखो आगे हम वही इन सब का सेम वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पे dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, दूसरा dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y होता है। x डॉट y मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, किसके बराबर आ जाएगा एरिया a, जो हमने इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है a के बराबर आ जाएगा। यहाँ वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेना, चूंकि dx का इंटीग्रेशन x एंड dy का इंटीग्रेशन y इम्प्लाइज x डॉट y इक्वल टू a है क्षेत्रफल। हमारे पास यहाँ से वैल्यू z बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन h इंटीग्रेशन a अपॉन h। अब यहाँ पे ये है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो यहाँ से आप ये भी डायरेक्टली ध्यान रखोगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है mg अपॉन kt, mg अपॉन kt। अब चाहो तो आप इसे डायरेक्ट याद रखो, या फिर अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप इजीली इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी उल्टा लिखिए, ये kt अपॉन mg, kt अपॉन mg। ठीक है, ये वैल्यू होती है आपकी इस z वाली वैल्यू की। बाकी तीनों अभी लास्ट डेरिवेशन में भी हमने किया था, px के टर्म में py और pz के टर्म में वैल्यू क्या थी 2πmkt की पावर 1/2। मतलब तीनों के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2πmkt पावर 1/2, 2πmkt पावर 1/2 और 2πmkt पावर 1/2। क्लियर है, यहाँ से आपको सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। एक इसका है, इन दोनों का रिजल्ट है, ये किसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है, और ये बाकी तीनों के रिजल्ट हमारे पास एज इट इज है। इनको कंबाइन करके लिख दो तो z बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा a अपॉन h kt अपॉन mg इंटू 2πmkt पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 7। z बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a kt अपॉन h mg इंटू 2πmkt पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 8। z की टोटल वैल्यू आ गई। अब फिर जैसे लास्ट डेरिवेशन में हमने क्या किया था, कुल हमने ni कणों की संख्या ली थी। ठीक है, किससे, प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी जो ni अपॉन n थी, वहाँ पे फिर हमने n का वैल्यू डाल करके प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डाला था e की पावर माइनस बीटा आई अपॉन z की इक्वल, और वहाँ से तो ni की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ni बराबर n अपॉन z एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा आई। क्लियर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कलन निर्देशांक में कोष्ठी
कोष्ठिकाओं की संख्या। कला निर्देशांकाश में कोष्ठिका, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, लास्ट डेरिवेशन में समझ में आ गया होगा किससे हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी एन आई, आई कणों की संख्या अपॉन में एन, और प्रोबेबिलिटी किसके बराबर थी? ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और अपॉन में समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई, जो किसके जेड के बराबर था। तो यहाँ से एन आई बराबर क्या मिल जाएगा हमें? एन आई इक्वल टू एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस बीटा ई आई। इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्लियर है, फिर से z का मान, मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज जैसे लास्ट डेरिवेशन में हमने किया था, बिल्कुल वैसे के वैसे चल रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज करते जाओ। देखो z का मान रखने पर क्या हो जाएगा? एन आई इक्वल टू एन अपॉन में जेड, एन अपॉन में जेड की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे ए के टी था, ए के टी, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नीचे ए के टी, और ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी? इनटू में एच एम जी। ठीक है, इनटू में ये 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 नीचे आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव 2 पाई एम के टी पावर माइनस 3/2, और इनटू में ई की पावर माइनस बीटा ई आई, एज इट इज ई की पावर माइनस बीटा ई आई। इक्वेशन नंबर 10 क्लियर है? यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? एन इंटू में एच एम जी अपॉन में ए के टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम सेम देंगे कि अगर हम एक कोष्ठिका को किससे 6 आयताकार पांचों से मिलकर के मानेंगे तो कुल रणों की संख्या किसके d6n के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ये थी एक कोष्ठिका आयतन अल्पांशों से मिलकर बनी हो। तो अणुओं की संख्या n आई हमारे पास क्या आ जाएगा? d6n, d6n के बराबर। ठीक है, यहाँ से d6n इंटू में करने का मतलब क्या है कि हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dx dy dz और dpx dpy dpz के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एन एच एम जी अपॉन ए के टी इंटू 2 पाई एम के टी पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन के टी लिख लो, साथ में वैल्यू रखेंगे हम ई आई की। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा? डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। क्लियर है? पूरी वैल्यू रख दी हमने। अब वापस से फिर से इसको इंटीग्रेट कर लो हर एक के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करोगे? आपके पास भाई पी की वैल्यू लिख दोगे आप, यहाँ पे ई आई की वैल्यू लिखोगे किसमें? पी स्क्वायर अपॉन में 2m के टर्म में, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी, इन तीनों के रेस्पेक्ट में आपका क्या आ जाएगा? डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड के रेस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यू हमारे पास आई जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको वापस लिख करके d6n बराबर एन एच एम जी अपॉन ए के टी 2 पाई एम के टी पावर माइनस 3/2। ठीक है, ई की पावर एक्सपोनेंशियल क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। इसको हम देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 11। नोट कर लेता हूँ।
आगे इसको करते हैं हम d6n इनका करते हैं e की पावर p स्क्वायर का, तीनों में स्प्लिट कर दो, px स्क्वायर, py स्क्वायर, pz स्क्वायर और dpx dpy dpz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो सेम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2πm की पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास NHMG अपॉन AKT इंटू में 2πm पावर -3/2 ऑलरेडी है, इंटू में इसको इसके साथ में मर्ज कर लो, क्या वैल्यू आ जाएगी फिर से 2πm पावर 3/2। ठीक है, z के टर्म पे आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कौन सी वाली जो हमने पहले भी लिखी थी, एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kt। यह आ जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kt इंटू में dx dy और dz। ठीक है, या ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना dpx dpy एंड dpz के सापेक्ष समाकलन करने पर यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और हम नेक्स्ट लिखेंगे, नोट कर लो इतना। h यहाँ से h हटा देना, ये h की वैल्यू ही हमने रख ली है ना यहाँ पे 6 के रेस्पेक्ट में, यहाँ से भी h हटा देना। h की वैल्यू तो हमने यहाँ इस तरीके से रख दी, जैसे ब्रैकेट में यहाँ लिख लो h का मान रखने पर। यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा d6n इक्वल टू, अब यहाँ 3 के रेस्पेक्ट में तो हो गया, तो 3 ही बचेंगे यहाँ पे d3n इक्वल्स टू nmg अपॉन AKT इंटू में क्या बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kt इंटू में dx dy एंड dz। ठीक है, यहाँ से हम फिर इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं dq' अपॉन dx dy एंड dz इक्वल टू क्या बच जाएगा nmg अपॉन AKT एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kt। ठीक है, और ये किसके नंबर आते हैं कि इतने एंटोनल पंच में अणु की संख्या मतलब स्मॉल एन के बराबर हम इसको मान सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी 12। अब यहाँ हमने माना कि जिसमें जो गैस भरी हुई है वो कौन सी, कोई भी आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन यूज में लेते हैं और वहाँ पे हमें अणु की n संख्या जो हमारे पास आई है इसका मान वहाँ पे पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वायु दाब की इक्वेशन p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन से p बराबर क्या हो जाएगा nkt। तो आदर्श गैस समीकरण से p इक्वल टू nkt। n यहाँ पर ये वैल्यू है, लिखेंगे जहाँ n क्या है प्रति एकांक आयतन में, dx की बाय dz एक से वॉल्यूम आ गया, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। n का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ से समीकरण 12 से
जाएगा P इक्वल्स टू एम की वैल्यू रख दो NmG अपॉन AkT एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन KT, ठीक है, इनटू में KT एज इट इज। अब यहाँ KT से KT कैंसिल, तो P इक्वल्स टू क्या रह गया, P इक्वल्स टू NmG अपॉन ए यहाँ पे क्या है, पूरा एरिया है क्षेत्रफल, इनटू में एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन KT, क्लियर है। अब यहाँ ये पूरी NmG अपॉन ए पूरा का पूरा क्या है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, तो इसे हम मान लेंगे कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, बराबर P नॉट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन KT। ये हमारे पास आई है फाइनल इक्वेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुदाब का समीकरण। ये हमारे पास P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वायुदाब, इस बेलन पर जो भी वायु का दाब, वायु पर जो भी दाब अप्लाई हो रहा है, इक्वेशन नंबर 30, ठीक है। और यहाँ पे P नोट क्या है, लिख लेना यहाँ P नोट कोई भी नियतांक हमने माना किसके बराबर, NmG अपॉन A, NmG अपॉन A बराबर कांस्टेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं P के रेस्पेक्ट में Z की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है, चरघातांकीय रूप से कम हो रही है। तो इन दोनों में आपको ग्राफ क्या मिल जाएगा, P में और Z में, तो नोट कर लो, इसके बाद में ये ग्राफ बना दो। P में और Z में हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, चरघातांकीय रूप से कम हो रहा है, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा P और Z का रेशो, ठीक है। लास्ट में समीकरण 13, समीकरण 13 क्या कहते हैं, वायुमंडल का समीकरण। कभी एक बार मार्क के क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है वायुमंडल का समीकरण, तो ये इक्वेशन समीकरण 13, वायुमंडल का समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये इस कंडीशन में आ गया। अब नेक्स्ट इसमें कोई केस लेकर के चलते हैं, अगर हम दोनों की ऊंचाई अगर अलग अलग माने, कि मान लो कोई केस है अगर वो सतह पर स्थित है तो, या फिर किसी Z1 ऊंचाई पर स्थित है तो उसका मान कितना होगा, वायुदाब का मान, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, इसी का मतलब सब हेडिंग है, इसी में सब हेडिंग एक केस एक तरीके से ले लें, एक केस लेकर के देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायुदाब कितना हो जाएगा, ठीक है।
से लेके अभी जो हमने जैसे कोई भी वायु स्तंभ माना था, ये यहाँ पे अगर हम ले लें कि इसकी सतह पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कोई भी हमने Z1 मान ली और ये ऊंचाई हमने मान ली Z2 ऊंचाई, Z के रिस्पेक्ट में इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। एरिया आपके पास ए की वैल्यू यही है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई है, P इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, एल एन पी इक्वल टू एल एन पी नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल तो लॉग से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, ठीक है। ये तो आएगी फाइनल इक्वेशन। अब हम बात करें कि अगर Z1 ऊंचाई के लिए इक्वेशन क्या है, Z2 ऊंचाई के लिए ये इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। Z1 के लिए तो Z1 की ऊंचाई पर वायुदाब भी आपका कितना हो जाएगा, कोई P1 के बराबर, मतलब एल एन P1 इक्वल टू एल एन पी नॉट, तो क्या है, कोई कांस्टेंट है, माइनस एम जी Z1 अपॉन के टी, ठीक है। कोई इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, या फिर एल एन पी टू अगर हम लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, Z2 के लिए, Z2 के लिए क्या हो जाएगा, एल एन पी टू इक्वल टू एल एन पी नॉट माइनस एम जी Z2 अपॉन के टी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम इन दोनों का रेशियो लें, एल एन पी वन अपॉन पी टू, क्या हो जाएगा, एल एन पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू, दोनों को यहाँ पे रेशियो ले लो, एक तो आप क्या ले लेंगे, एल एन पी नॉट अपॉन एल एन पी नॉट माइनस, ठीक है, एम जी Z1 अपॉन के टी अपॉन एम जी Z2 अपॉन के टी, क्लियर है। पी नोट से पी नोट कैंसिल, यहाँ पे आपका एम जी से एम जी कैंसिल, ठीक है। तो आपका एल एन सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा ना आपका, दोनों माइनस में होंगे, तो ठीक है। यहाँ से हम इस तरीके से डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारे पास ये रेशियो क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन के टी इंटू में Z2, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 माइनस Z1 हो जाएगा दो वायुदाबों का अनुपात, Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब लॉग लिया है हमने वायुदाब का, तब आपके Z का मान कैसा डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, कम होता हुआ है, Z2 माइनस Z1, मतलब Z2 से Z1 की तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ कम होता हुआ जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली है, ई पर बेस्ट नहीं है, अब पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब चल रहा के रूप से नहीं कम हो रहा। मतलब अगर हम यहाँ से एल एन पी और जेड में, इनमें अगर अब हम ग्राफ बनाए तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे क्या है, Z2 से Z1 तक कोई भी वैल्यू इसकी कम होगी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट में हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अगर हम यहाँ Z1 ले, सॉरी Z2 ले और यहाँ Z1 ले, तो इस तरीके से कम होगा, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये थे आपके वायुदाब के समीकरण। कोई भी दो अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल में भी इस तरीके से आ सकता है कि जब Z1 ऊंचाई है तब उसके लिए P का मान, उस पर दाब इतना है, Z2 ऊंचाई पर P का मान इतना है, तो उनका रेशियो बताओ, या कुछ भी है, एक की वैल्यू दे दी, P2 की वैल्यू पूछ ली कुछ भी, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देना, इंपॉर्टेंट भी, और इसके लिए ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन डिक्रीजिंग होगा, Z2 माइनस Z1 के बराबर वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब इतना से वायुदाब का मान ऊपर से नीचे जाते हुए मान क्या होता जाएगा, एक तरीके से कम होता जाएगा वायुदाब, या फिर हम ये बोले कि जैसे जैसे हम वायुदाब का मान ऊपर की तरफ बढ़ाते रहेंगे तो Z का मान क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आता जाएगा, क्लियर है। ये आपका टॉपिक था वायुदाब का समीकरण या बैरोमेट्रिक इक्वेशन।
आलेख की प्रवणता की अगर हम बात करें, इस आलेख की प्रवणता, एक और चीज लिख लेना, इस आलेख की प्रवणता कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस एम जी अपॉन के टी के बराबर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगी माइनस एम जी अपॉन के टी। तो ये प्रवणता कैसी है, स्लोप इसका डिक्रीजिंग है, यहीं से क्लियर है कि वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, कम होती हुई हो जाएगी। तो चलिए इससे आगे का हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट